हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ टीएस ग्रेवाल को भी फॉलो कर रहे हो और टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 केसेस दिए हैं, करंट रेशियो दी है 3 केसेस में, और इन ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यही आपको बताना है। इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे फाइंड करोगे? देखो, सबसे पहली ट्रांजेक्शन आपकी, आपने क्रेडिटर की पेमेंट की 50,000 की पेमेंट करोगे तो कहाँ इंपैक्ट आएगा? कैश घट जाएगा 50,000 से, और क्रेडिटर जो कि करंट लायबिलिटी है वो भी घट जाएंगे, क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे। तो इन दोनों पर 50,000 से इंपैक्ट आ रहा है। तो आपका फर्स्ट केस है 2.5:1 रेशियो। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। मान लेते हैं करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो इसकी 2.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख, 2 लाख, 2,50,000। करेक्ट। अब इसकी वजह से, इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी करंट एसेट 50,000 से घटी, करंट लायबिलिटी भी 50,000 से घट गई। तो न्यू रेशियो के लिए आपके पास न्यू करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आ गई। क्या हुआ रेशियो में? रेशियो तो पहले से बढ़ गई, 4:1 हो गई। पहले के साथ अगर आप कंपेयर करके देख रहे हो तो आपकी रेशियो इंप्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो घट गया। आप कहोगे न्यूमरेटर भी तो घटा है। घटा तो है, लेकिन प्रोपोर्शन किसका ज्यादा घटा? करंट लायबिलिटीज में से 50,000 अगर आपने घटाए तो वो तो 50% अमाउंट घट गई, और करंट एसेट में से 50,000 घटाए तो वो तो 20% अमाउंट ही घटा। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा घटा ये आपको देखना है। अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन ज्यादा घटेगा, तो आपकी रेशियो इंप्रूव होगी। राइट। आपके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन ज्यादा घटेगा तो रेशियो इंप्रूव होगी। रीजन, current assets and current liabilities both are decreased by the same amount, but the proportion of decrease in current liabilities is more than the current asset. सेकेंड रेशियो में अगर आप लेके चलते हो तो यहाँ पर 1:1 का है, तो जितनी करंट लायबिलिटीज उतनी करंट एसेट होगी। यहाँ पर भी 50,000 से घट गए, दोनों में 50,000 रुपए घट रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन सेम अमाउंट घट रहा है, तो रेशियो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से सेम अमाउंट घटी और दोनों के लिए जो अमाउंट घटी उसका सेम प्रोपोर्शन है। 50% ये घटी और 50% ये घटी, तो रेशियो पे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। जब सेम अमाउंट से बढ़ेगा घटेगा, रेशियो में अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम है और सेम अमाउंट से बढ़ेंगे घटेंगे तो क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगी ना। थर्ड केस में देखो, आपके यहाँ पर लिखा है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का क्या प्रोपोर्शन है? 0.75:1। जितनी करंट लायबिलिटीज है उसकी 75%, 0.75 आपकी करंट एसेट है, तो वो क्या हो जाएगी? 75,000। अब यहाँ पर 50,000 घटी करंट एसेट, तो 50,000 करंट एसेट के लिए बिग पोर्शन है। कितना? नियर टू 66% है ना। और यहाँ करंट लायबिलिटीज के लिए 50,000 50% है। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा घट रहा है? करंट एसेट का प्रोपोर्शन ज्यादा घट रहा है, न्यूमरेटर ज्यादा घट गया, तो आपकी रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिक्लाइन होगी। जब न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा कम, तो आपकी रेशियो डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि नीचे वाले नंबर का वेटेज ज्यादा होगा। तो डिक्रीज इन द रेशियो, रिड्यूस हो जाएगी, पहले से डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज देयर इज द चेंज इन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बाय द सेम अमाउंट, बट द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन द करंट एसेट इज मोर देन द करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है, आपने स्टॉक बेचा, सेल ऑफ गुड्स, मतलब स्टॉक क्या बेचा, सेल हुई आपकी, लेकिन जो स्टॉक बेचा उसे आपने 10% नुकसान में बेचा। अगर आपकी सेल होगी तो क्या होगा? कैश या क्रेडिट नहीं लिखा तो आपको यही मान के चलना है कि आपने कैश में बेचा है।
कैश आएगा तो करंट एसेट बढ़ेगी, साथ में आपने सामान बेचा है, स्टॉक बेचा है, तो स्टॉक भी तो घट गया, स्टॉक घटेगा तो करंट एसेट ही घटेगी। तो दोनों इम्पैक्ट आपके करंट एसेट पर ही आए। लेकिन यहां पर मान लो आपका 1000 रुपए का स्टॉक था, तो आपने 900 रुपए में बेचा, तो कैश तो आपको 900 रुपए मिला, लेकिन स्टॉक आपका 1000 से घट गया। तो करंट एसेट पर क्या इंपैक्ट आया, करंट एसेट आपकी घट गई। और करंट लाइबिलिटीज सेम है, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं, तो रेशो पर क्या इंपैक्ट आएगा, जब न्यूमरेटर चेंज हुआ है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, तो रेशो आपकी घट जाएगी। करंट एसेट्स आर डिक्रीज्ड but current liabilities are same, then the ratio will decline. नेक्स्ट है आपका सेम अमाउंट। सेम अमाउंट है आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ करंट एसेट में। करंट एसेट आपकी 100 रुपए से घट गई, तो जब करंट एसेट ही घटी है, करंट लाइबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं है, तो आपकी रेशो क्या होगी, घट जाएगी, यहाँ पर भी डिक्लाइन होगी। जब तक यहाँ पर दोनों में चेंज नहीं आएगा, तब तक तो हमारी सेम वाली कंडीशन नहीं रहेगी ना। जब सिर्फ एक ही चीज पर चेंज आएगा, दूसरी चीज एज इट इज रहेगी, तो आपको देखना है न्यूमरेटर कम हो रहा है, आपकी करंट एसेट कम हो रही है, तो रेशो डिक्लाइन होगी, पहले से कम हो जाएगी। थर्ड केस में आपकी यहाँ पर भी करंट एसेट ही घट रही है, करंट लाइबिलिटीज तो घट नहीं रही, तो क्या होगा, करंट एसेट घटेगी तो रेशो डेफिनेटली आपकी डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट केस है, आपने मशीनरी बेची 1 लाख, जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है, आपने इसे बुक्स में कितने से दिखाए हुए, 1,20,000। मशीनरी को बेचा तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। मशीनरी आपकी करंट एसेट नहीं है, फिक्स्ड एसेट है, तो आपको करंट रेशियो से रिलेटेड आपको देखना है कहां पर इंपैक्ट आ रहा है। आपको मशीनरी बेचकर जो कैश मिला, उससे कैश इंक्रीज हुआ तो करंट एसेट बढ़ी, लेकिन मशीनरी आपकी गई तो करंट एसेट पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना, वो तो आपकी फिक्स्ड एसेट घटेंगी। तो हमारी सिर्फ करंट एसेट पर इंपैक्ट ये आया कि हमारी कैश की वजह से करंट एसेट बढ़ गई, करंट लाइबिलिटीज का तो कोई चेंज ही नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज जो हमने ली है 2.5 लाख और 1 लाख, इसमें 1 लाख से आपकी करंट एसेट बढ़ गई, तो क्या हुआ, 3.5 लाख की करंट एसेट बढ़ गई। अब देखो करंट एसेट ही इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ करंट एसेट बढ़ रही है, तो ऊपर का नंबर बढ़ गया, नीचे का नंबर सेम है, तो क्या होगा, वेटेज किसकी बढ़ गई, ऊपर वाले नंबर की वेटेज बढ़ गई, तो रेशो पहले से इंप्रूव हो जाएगी। देयर इज increase in current asset but there is no change in current liabilities, that's why there is a increase in current ratio. नेक्स्ट है आपके 1:1 के केस में भी आपकी करंट एसेट 1 लाख से बढ़ गई। अब करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट जो बराबर चल रहे थे, वो बराबर की जगह क्या हुआ, करंट एसेट तो दुगनी हो गई, दुगनी हो गई, तो रेशो 2:1 हो गई, पहले से रेशो इंप्रूव हो गई। क्यों, क्योंकि करंट एसेट इंक्रीज हुई है, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज ही नहीं है। इसी तरह से आपके थर्ड केस में भी यहाँ पर भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट बढ़ गई, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं, तो न्यूमरेटर ऊपर का नंबर जब भी बढ़ जाएगा, वेटेज उसकी बढ़ जाएगी, तो आपकी रेशो इंप्रूव होगी। फोर्थ केस, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज की पेमेंट की, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब किसी की सैलरी की आपको पेमेंट करनी थी, आपने अभी तक की नहीं थी, तो वो पेमेंट अगर आप करोगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो एसेट, करंट एसेट कम हो जाएगी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लाइबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी खत्म तो करंट लाइबिलिटीज भी खत्म। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है, अगर इसकी पेमेंट कर दोगे तो ये जीरो हो गई ना, जीरो हो गई तो करंट लाइबिलिटीज भी घट जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज में ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं 10,000 की आपने सैलरी की पेमेंट, तो क्या हुआ, करंट एसेट भी 10,000 से घटी, करंट लाइबिलिटी भी 10,000 से घटी, सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा, रेशियो आपकी इंप्रूव होगी। क्यों, क्योंकि जो करंट लाइबिलिटीज में से 10,000 घटे, उसकी वेटेज 10% है, और यहाँ करंट एसेट के लिए 10,000 की वेटेज 2.5% है, राइट। तो किसके लिए वेटेज ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज का प्रोपोर्शन ज्यादा घट गया, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा घटेगा
तो आपकी रेशो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह से देखो, यहाँ पर तो दोनों ही अमाउंट, दोनों ही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से घटेंगे, तो सेम ही रहेगी आपकी रेशो, नो चेंज आएगा। और अगर आप थर्ड केस में देखते हो तो करंट एसेट आपकी 10,000 से घटी, तो 75,000 में से 10,000 घटेंगे तो इसकी वेटेज ज्यादा है, और करंट लायबिलिटीज में से 10,000 घटेंगे तो उसकी वेटेज कम है। तो करंट एसेट ज्यादा घट गए, न्यूमरेटर की वेटेज ज्यादा कम हो गई, तो आपकी रेशो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। देखो, पहले वाले केस में अगर आप इसको जज करते हो, एनालाइज करते हो, तो करंट एसेट ऑलरेडी ज्यादा है करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट पर इस रिडक्शन का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हमारी रेशो इंप्रूव हुई। सेकंड केस में दोनों में ही सेम अमाउंट से घटा, तो हमारी रेशो पर कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन थर्ड केस में करंट एसेट ऑलरेडी पहले ही करंट लायबिलिटी से कम है, और अगर आप इसमें से अमाउंट को घटाओगे तो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा घट रहा है, न्यूमरेटर ज्यादा अमाउंट से कम हो रहा है, इसलिए आपकी रेशो डिक्लाइन होगी, घटेगी। फिफ्थ केस, आपने डेटर्स की पेमेंट की, सॉरी डेटर्स की पेमेंट नहीं की, आपको तो डेटर से पेमेंट मिलेगी, डेटर से तो हमें पेमेंट मिलती है ना, तो हमें 25,000 रुपए मिले, 30,000 वाले डेटर ने हमें 25,000 रुपए दिए इन फुल सेटलमेंट, तो 25,000 रुपए मिले तो कैश मिला, इंक्रीज इन करंट एसेट। लेकिन डेटर भी आपके घट गए, एक डेटर जो आपकी करंट एसेट है, जिससे पैसा लेना था, अगर उसने पैसे दे दिए तो वो खत्म हो गए, लेकिन 30,000 वाले डेटर खत्म हो गए, 30,000 की जगह आपको 25,000 मिले, 5,000 का आपका नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आपको वो नुकसान यहाँ पर नहीं देखना, आप तो करंट रेशो के हिसाब से देखो कहाँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कैश आपका 25,000 से बढ़ा और डेटर आपके 30,000 के गए, अब आप उस डेटर को तो हटा दोगे ना 30,000 के, आपने फुल सेटलमेंट में 25,000 लेकर के अकाउंट क्लियर कर दिया, तो ये डेटर आपके 25,000 से नहीं 30,000 से माइनस होंगे, तो इम्पैक्ट कहाँ आया, आपकी करंट एसेट पर ही आया, करंट लायबिलिटीज पर तो कोई आया ही नहीं। तो करंट एसेट 25,000 से बढ़ी, 30,000 से घटी, तो करंट एसेट आपकी अल्टीमेटली 5,000 से घट गई, करंट लायबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है। तो जब करंट एसेट ही घटी है पहले से, तो आपकी रेशो डिक्लाइन होगी, सिर्फ न्यूमरेटर आपका चेंज हुआ, डिक्रीज इन करंट एसेट्स बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिक्लाइन इन रेशो। सेकंड केस में आपकी करंट एसेट घटी है, करंट लायबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है, जहां ये दोनों सेम थी वहां अब ये करंट एसेट कम हो जाएगी, तो आपकी करंट रेशो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और थर्ड केस में तो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी, क्योंकि करंट एसेट पहले ही कम थी और भी कम हो गई, तो उससे क्या हुआ, आपकी रेशो और भी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो तीनों ही केसेस में डिक्लाइन होगी, जब करंट एसेट डिक्लाइन होगी, न्यूमरेटर कम होगा, तो तीनों ही केसेस में रेशो डिक्लाइन हो जाएगी। बिल्स पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी, इसका क्या मतलब है, बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है जिसको आपने एक टाइम पीरियड पर पेमेंट करने की प्रॉमिस किया, उसकी आपने पेमेंट कर दी, डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी मतलब जब पेमेंट का टाइम आया, पेबल हुआ, तो आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करोगे तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा, कैश कम होगा तो करंट एसेट घट जाएगी, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दोगे तो ये लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी खत्म तो करंट लाइबिलिटी भी खत्म, कम हो जाएगी ना। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं 10,000 के बीपी की पेमेंट की, बीपी की पेमेंट कर दी, तो आपकी करंट एसेट 10,000 से घटी और करंट लायबिलिटी भी 10,000 से घटी, दोनों ही सेम अमाउंट से घट रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन किसका ज्यादा घटा, करंट लायबिलिटीज का, इसलिए हमारी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड केस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट से घटेंगे, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। और थर्ड केस में आपकी रेशो डेफिनेटली क्या होगी, डिक्लाइन होगी, क्योंकि करंट एसेट का प्रोपोर्शन 10,000 अगर घटेगी तो ज्यादा घट रही है, तो हमारी ये रेशो डिक्लाइन हो जाएगी। करंट एसेट दोनों घट तो सेम अमाउंट से रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन किसका ज्यादा घट रहा है, आपकी करंट एसेट का, इसलिए रेशो डिक्लाइन होगी। और यहाँ पर प्रोपोर्शन किसका ज्यादा घटा, करंट लायबिलिटीज का, इसलिए हमारी रेशो इंप्रूव हुई थी। तो जब करंट एसेट ज्यादा रहती है करंट लायबिलिटीज से
और उस केस में अगर आपका दोनों में ही सेम अमाउंट से डिक्रीज आता है तो रेशियो इंप्रूव होगी। और जब करंट एसेट कम है करंट लायबिलिटी से और सेम अमाउंट से डिक्रीज है तो करंट एसेट का प्रोपोर्शन ज्यादा घटा तो हमारी रेशियो डिक्लाइन होगी। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर। अब यहाँ पर डेटर है जिससे पेमेंट आपको नहीं मिल रही थी, तो आपने उससे एक प्रॉमिस ले लिया कि वो इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देगा। तो इस केस में क्या हुआ, डेटर कन्वर्ट हो गया बीआर में, बस नाम चेंज हो गया। डेटर की लिस्ट से हटाकर आप उसको कहाँ लिख दोगे, बीआर की लिस्ट में। तो डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन करंट एसेट, लेकिन वो लिस्ट कौन सी चेंज हो गई, डेटर से हट करके बीआर में आ गए, तो बीआर बढ़ गए, तो बीआर भी आपके करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ गए। तो दोनों ही मान लेते हैं, अगर आपने बीआर 10,000 का मिला आपको, तो कहाँ चेंज आएगा आपका, करंट एसेट पे 10,000 से ही बढ़ेगा, 10,000 से ही घटेगा। तो एक तरह से कोई भी चेंज नहीं आया, करंट एसेट वैसे की वैसी ही है। तो जब कोई चेंज ही नहीं है तो रेशियो पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। नो चेंज इन द सेकंड केस ऑल्सो, देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, तो नो चेंज। और यहाँ पर भी नो चेंज, तीनों ही केसेस में कोई चेंज नहीं। जब करंट एसेट में सेम अमाउंट से घटा रहे हो और बढ़ा रहे हो तो करंट एसेट पर कोई चेंज नहीं है, और जब कोई चेंज ही नहीं है दोनों में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा किसी भी केस में, किसी भी रेशियो में। आई होप आपको एनालिसिस करने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अब आपके लिए इजी होता जा रहा है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने स्टॉक खरीदा लेकिन उधार पर। स्टॉक खरीदोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन करंट एसेट। लेकिन उधार पे खरीदा, उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। मान लेते हैं 10,000 का सामान आपने खरीदा, स्टॉक खरीदा, तो करंट एसेट भी बढ़ी 10,000 से और करंट लायबिलिटी भी 10,000 से बढ़ी, सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोपोर्शन किसका बढ़ गया ज्यादा, करंट लायबिलिटीज का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ गया, उसका 10% बढ़ा और करंट एसेट का 2.5% बढ़ा। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ा, डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, वेटेज नीचे वाले नंबर की ज्यादा हो गई तो रेशियो आपकी डिक्लाइन होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब वेटेज आपके नीचे वाले करंट लायबिलिटीज की हो गई है ज्यादा, तो रेशियो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी। अब यहाँ पर तो सेम अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, रेशियो सेम रहेगी, करंट एसेट भी सेम अमाउंट और करंट लायबिलिटीज भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ तो रेशियो पर कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो आपकी थर्ड केस में करंट एसेट पे 10,000 रुपए बढ़ेंगे, तो इसके लिए 10,000 की वेटेज ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज के लिए वेटेज कम है, तो यहाँ पर हमारी रेशियो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। वेटेज देखनी है आपको, किसकी वेटेज ज्यादा आ रही है, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है, बस उतना देख लो, आप अपने आप से एनालाइज करना सीख जाओगे कि किसकी रेशियो बढ़ेगी, यहाँ पर रेशियो बढ़ेगी या घटेगी। नाइन्थ केस में आपने डिबेंचर्स इशू किए वेंडर्स को, इशू डिबेंचर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी, आपने किसी से मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीद के पेमेंट नहीं की, आपने उससे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके दिए कि हम आपको इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर्स क्या, एक तरह से फॉर्म ऑफ लोन है, जब आप पब्लिक से डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा करते हो वो लोन है जो कि आपको एक टाइम पीरियड बाद रीपे करना होता है। शेयर्स पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो शेयर कैपिटल है, जिसकी रीपेमेंट नॉर्मली जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी की जाती है, और वो शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। तो जब आपने डिबेंचर्स इशू किए तो डिबेंचर्स इशू करोगे तो डिबेंचर्स क्या, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी करंट रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। और आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी खरीदोगे तो भी क्या होगा, करंट एसेट पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म की एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन का आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों चीजों पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो हमारी रेशियो तो एज इट इज रहेगी तीनों ही केसेस में, नो चेंज। जब कोई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज ही नहीं है तो हमारी रेशियो भी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब जो एक नया केस ऐड हुआ है इस न्यू एडिशन की बुक में, वो ये लास्ट केस है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, एक तरह से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा जब आप देते हो उसे डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड जब आप देते हो तो वो एक तरह से लायबिलिटी थी जिसकी आपने पेमेंट की।
तो डिक्रीज इन कैश, पेमेंट करोगे तो कैश घट जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस घटेगा, करंट एसेट घटेगी। और पेमेंट आपने की है किसी लाइबिलिटी की, डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो तो वो डिविडेंड हम कहाँ शो करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं ना, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करंट लाइबिलिटीज में आप शो करते हो, जो कि आपको पे करना था, अब आप उसको पे कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी भी आपकी घट गई, करंट लाइबिलिटी घट गई। तो मान लेते हैं 10,000 का आपने डिविडेंड पे किया, तो 10,000 से करंट एसेट और 10,000 से करंट लाइबिलिटी घट गई। अब देखो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा घटा, करंट लाइबिलिटी का प्रोपोर्शन ज्यादा घटा। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा घटेगा तो रेशियो आपकी इंप्रूव होगी, नीचे का नंबर ज्यादा घट गया तो वेटेज करंट एसेट की ज्यादा बढ़ गई, तो आपकी रेशियो इंप्रूव हो गई। सेकेंड केस में दोनों ही सेम अमाउंट से घट रहे हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। और थर्ड केस में करंट एसेट भी घटी और करंट लायबिलिटीज भी, लेकिन वेटेज किसकी ज्यादा घट गई, करंट एसेट का वेटेज ज्यादा कम हो गया ना, तो इस वजह से आपकी रेशियो डिक्लाइन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारे केसेस समझ में आ गए हैं, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं तो हमेशा आंसर देती ही हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट्स खत्म हो जाए और अकाउंट्स आपके लिए सुपर इजी हो जाए। तो इसी कोशिश के साथ, इसी प्रैक्टिस के साथ हम बने रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। न्यू एडिशन के जहां जहां चेंज हुए हैं क्वेश्चंस में, मैं वहां वहां अपलोड करती जा रही हूँ। अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, बाकी के क्वेश्चंस आपके सेम है जो कि आप प्लेलिस्ट से, आपके चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट से वहां से आप चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड बाय।